बेटा वॉइस ठीक है? सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनलाइन के जो बच्चे हैं से समथिंग बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल टॉपिक। इसका वेटेज देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स। जैसा कल के लेक्चर में हमने समझा था कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मिला के होता है 10 मार्क्स का। प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आता है कर्व्स। इफ यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक सबसे ज्यादा आएंगे न्यूमेरिकल। जब नया नया फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था तब न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहे थे, लेकिन ऑफ लेट वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं। इस चैप्टर से हमेशा से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो पहले न्यूमेरिकल बोल सकते हो, उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के कॉस्ट कर्व्स, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस। सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस किस पे देना है? न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो विल बिगिन फ्रॉम हियर। बाय द वे ये कौन सी कॉस्ट है अक्षत? ये किसकी कॉस्ट है? यस, किसकी कॉस्ट है? प्रोडक्शन की कॉस्ट है। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था दैट वाज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन में मॉनेटरी वैल्यू कभी कंसिडर नहीं किया जाता। ये किसका रिलेशनशिप होता है? ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है, आई रिपीट इट। प्रोडक्शन फंक्शन में मनी वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। इट्स द रिलेशनशिप, इट्स अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, एंड मॉनेटरी वैल्यूज आर नॉट टू बी कंसिडर। क्योंकि सारी मॉनेटरी वैल्यू कहां पे कंसिडर होती है? इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। बेटा तो अभी हम बिगिन कर रहे हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहला वाला कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली वाली कॉस्ट के साथ में मैं बिगिन करती हूं। नाम क्या है बेटा? इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। राइट, जितनी भी कॉस्ट आती है ना इन पर्टिकुलर फर्म, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। एवरीवन लिसनिंग बेटा? जितनी भी प्रकार की कॉस्ट है उसको हमने क्या बोला है? इकोनॉमिक कॉस्ट। हिंदी में बोलते हैं आर्थिक लागत। अब ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है, यस वेरी ट्रू में है, एक्सप्लिसिट, और जो अगला वाला होता है इसको हम बोलते हैं दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो बेटा, एक्सप्लिसिट वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड एक्सप्रेस। ठीक है, जिसको आप एक्सप्रेस कर पाते हो, जिसको आप लिख पाते हो, उसको हम बोलते हैं दैट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको मैं ऐसे समझाती हूं, जो खर्चा हो रहा है। अगर आपने फ्यूल का खर्चा क्या क्या बुक्स में लिखोगे? आपने कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, वुड यू राइट इट? जो आपने वेजेस पे किए, जो आपने सैलरीज पे किए, क्या ये सब आप लिखते हो? तो वो सारा खर्चा जो हो रहा है हकीकत में उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बच्चे इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो आप कमा सकते थे। आपको मन ही मन उसका दुख हो रहा है कि अरे यार मैंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, मैं इतना कमा सकता था, इतना कमा सकती थी। बस उसको फील कर सकते हो, उसको आप लिख नहीं सकते। तो ऐसा कॉस्ट जिसको आप नहीं लिख सकते हो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो खर्चा हो रहा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जो आप कमा सकते थे। सारे थे और थी वाले फिगर्स किसके अंतर्गत आएंगे? अंडर इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, यस बेटा। रवि रंजन वेरी गुड आफ्टरनून। और भी बच्चे बताओ अपने नाम। डिड यू गेट सो फार? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगा जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसकी वाली कॉस्ट, जो आपने फ्यूल खरीदा उसकी कॉस्ट, जो आपने वेजेस बांटे, जो आपने सैलरीज बांटी, या फिर जो आपने लोन लिया था उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट।
ये सब क्या होता है बेटा? दिस इज ऑल एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट मतलब पहला आता है द सैलरीज यू कुड हैव अर्न्ड। अगर आप अपना बिजनेस नहीं ओपन करते तो ऑब्वियस ही बात है कहीं जॉब कर रहे होते, और अगर जॉब कर रहे होते तो कुछ तो सैलरी पाते। तो पहला क्या आएगा? द सैलरी यू कुड हैव अर्न्ड। अब बेटा पहले तो नौकरी करते थे, अब नौकरी करते थे तो जितना खर्चा होता था वो करके जो जमा पूंजी होती थी उसे बैंक बैलेंस बढ़ाते थे। अब आप तो अभी बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऐसा आइडल मनी तो नहीं ना छोड़ोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा ना, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट कमाओगे। तो ध्यान से देखो बेटा, जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे होते हो ना, वो आपका खर्चा है, दैट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक दूसरा होता है इंटरेस्ट यू कुड हैव अर्न्ड ऑन योर ओन कैपिटल। क्या बेटा आप कमा सकते थे ऑन योर ओन कैपिटल, जो आप खुद की पूंजी पे ब्याज कमा सकते थे, जो आपने बैंक बैलेंस क्रिएट किया था उसको आप इन्वेस्ट करते, जितना भी पैसा इंटरेस्ट आप कमा सकते थे उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। या फिर सोचो आप एक बिल्डिंग में थे, आपकी एक बिल्डिंग थी जिससे आप किराया वसूलते थे, वो सारा खर्चा क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसकी अपॉर्चुनिटी अब खत्म हो गई है, क्योंकि भाई उसी बिल्डिंग में तो आपने अपना बिजनेस चालू कर दिया है, पूरा पैसा जिसके ऊपर आप ब्याज कमाया करते थे उसको आपने विड्रॉ कर लिया है, अब तो ब्याज खत्म हो गया। एंड व्हाट, अब तो सैलरी भी नहीं मिलेगी ना, बिकॉज आपने तो जॉब से क्विट कर दिया है। तो ये सारे खर्चे इम्प्लिसिट है, ये सब लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बताते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जबकि ये वाला खर्चा एक्सप्लिसिट, इसको तो आप बुक्स में लिखते हो, मतलब दीज आर द कॉस्ट विच कैन बी अकाउंटेड फॉर। तो इसका दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है बेटे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब दोनों का सम टोटल मारोगे तो क्या पाओगे? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है, अगर आपको इकोनॉमिक कॉस्ट निकालनी है तो व्हाट शुड यू डू? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को एड अप कर दो, दोनों को जोड़ दोगे, क्या मिलेगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। लेकिन ये इक्वेशन लिखने के बजाय क्या मैं ऐसा भी लिख सकती हूं बेटा? कैन आई राइट इट एज अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम टू सेम है? यस। तो देखो कोई भी इक्वेशन आ सकता है, या तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज योर इकोनॉमिक कॉस्ट, या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम्स योर इकोनॉमिक कॉस्ट। सबको क्लियर बेटा? ओके, कौन सी कॉस्ट ज्यादा बड़ी? इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा बड़ी है कि अकाउंटिंग कॉस्ट ज्यादा बड़ी? अब उसमें साफ नजर आ रहा है ना, अकाउंटिंग कॉस्ट में यू आर एडिंग अप समथिंग, तब तो इकोनॉमिक कॉस्ट आ रही। तो कौन सी कॉस्ट ज्यादा बड़ी हुई? इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा बड़ी। अब बेटा कॉस्ट का तो काम हो गया, अब हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। अब हम पहले निकालते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसका हम क्या फॉर्मूला लिखें? तो जो आपने कमाया टोटल रेवेन्यू माइनस जो आपने कॉस्ट इनकर किया, जो कौन सी वाली कॉस्ट माइनस करोगे? अकाउंटिंग की कि इकोनॉमिक की? अब अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाल रहे हो तो इकोनॉमिक कॉस्ट को ही तो सबट्रैक्ट करोगे, इकोनॉमिक कॉस्ट को सबट्रैक्ट किया। ठीक है बच्चे, सिमिलरली अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हो तो व्हाट शुड यू राइट? तो यहां पे तो टोटल रेवेन्यू ही होगा। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे, कौन सी कॉस्ट? ऑफ कोर्स यहां पे जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग कॉस्ट। मैंने जिसका प्रॉफिट निकालना है उसी की कॉस्ट को तो माइनस करना। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो इकोनॉमिक प्रॉफिट, सबट्रैक्ट करोगे इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो क्या सबट्रैक्ट करना है बच्चे हमें? अकाउंटिंग कॉस्ट। अब बताओ प्रेशा, कौन सी प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा?
अकाउंटिंग प्रॉफिट की इकोनॉमिक प्रॉफिट? इकोनॉमिक, कौन सी कॉस्ट ज्यादा बड़ी है? इकोनॉमिक कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स, 36 का आंकड़ा है ना, जिसकी कॉस्ट ज्यादा बड़ी होगी उसका प्रॉफिट तो गिरना जाएगा। तो अगर इकोनॉमिक कॉस्ट इज बिगर तो समझना क्या पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा बड़ा होगा। बाय द वे कितना ज्यादा बड़ा होगा? जितनी कॉस्ट उसकी कम होगी, जितनी कॉस्ट कम उतनी ही तो प्रॉफिट ज्यादा ना, रेवेन्यू तो सेम है, जो कॉस्ट का अंतर होगा उतनी तो प्रॉफिट का अंतर होगा। तो बेटा दोनों के बीच में जो अंतर आता है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का आता है। क्या फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे? अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा बड़ा होता है, और अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट में से सबट्रैक्ट करते हो इकोनॉमिक प्रॉफिट को, तो जो निकल के सामने आता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। सारे फॉर्मूले एक बार रिकैप कर लो। सबसे पहले हमने बोला अगर आपको इकोनॉमिक कॉस्ट निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप प्रॉफिट निकालने का प्रयास कर रहे हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा बड़ा होगा, कारण कि अकाउंटिंग कॉस्ट कम है। इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर निकालना है तो दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। वही अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से क्या घटाने का बेटा, अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा बड़ा है, सवाल उठता है कितना ज्यादा बड़ा है, तो हम बोलेंगे जितना कॉस्ट में डिफरेंस है। कॉस्ट में क्या चीज का डिफरेंस है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का, क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो दोनों में ही जुड़ा हुआ है। ओके, एक न्यूमेरिकल करना है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल करवा रही हूं जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लो बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। इज इट विजिबल टू ऑल? ऑनलाइन में बच्चों इज इट विजिबल टू ऑल? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल, विजिबल? क्या हम सब पहले से बेहतर हो पा रहे हैं? क्या हमसे वो क्वेश्चंस जो पहले नहीं बना करते थे वो बनने लगे हैं? यू हैव टू फील द चेंज कि मेरे में आई शुड बी एसडी प्लस। आंसर आ गया। अगर नहीं बन रहा है शुड आई टेक द स्टार्ट? बच्चों देखो, इस पैटर्न का कभी क्वेश्चन आए तो हमें तीन जानकारी चाहिए होती। पहला हमें चाहिए होता है टोटल रेवेन्यू, दूसरा हमें चाहिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीसरा हमें चाहिए इम्प्लिसिट कॉस्ट। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है हम कितना कमा रहे हैं। बोलो बच्चा, टोटल रेवेन्यू क्या है? हम कितना कमा रहे हैं, बराबर, ये क्या है? टोटल रेवेन्यू। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जितना खर्चा हो रहा है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कितना कमा सकते थे। तीनों की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके हम इसको लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, हम तीन हेड्स क्रिएट करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, दूसरा वाला होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट का, और जो तीसरा हेड हम क्रिएट करेंगे वो होगा टोटल रेवेन्यू। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी कैटेगरी में इसको डाला जाए। ओके, तो फर्स्ट बोला है अनीशा ने अपनी जॉब छोड़ दी। शी हैज क्विट हर जॉब।
जहां वो कमाया करती थी 2,90,000 अ ईयर, इतना कमाया करती थी। बोले ये कौन सी कैटेगरी है? ये टोटल रेवेन्यू बोला, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला कि इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला? इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना, कमा सकती थी। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2,90,000 आ जाएगा इसके अंडर में। अब सारे ना पर ईयर है तो कुछ चेंज वेंज नहीं करना है। अब उसने अपने सेविंग्स अकाउंट में से विड्रॉल कितना किया है? 4 लाख का। ठीक है, अब ये 4 लाख रुपीज जब उसने विड्रॉ किए, उसमें पहले वो कमाया करती थी 10% इंटरेस्ट। क्या है? 10% का इंटरेस्ट कमाया करती थी। अभी तो बैंक में से निकाल लिया, तो क्या अभी भी उसको मिल रहा है? तो हैज शी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी? तो 4 लाख का कितना खोया? 10%। 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। कौन सी कैटेगरी में आएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इसमें हमने और क्या जोड़ दिया? 40,000 और जोड़ दिया। अब अनीशा ने क्या किया? उसने मिनी बस खरीदी, तो 4 लाख रुपीस को तो उसने असेट में क्रिएट करके रखा, ये कॉस्ट इनकर नहीं हुई है। ठीक है, आपने क्या लूज किया है उसको हम लेते हैं। तो 4 लाख से उसने एक मिनी बस खरीदी जो कि कनॉट प्लेस और नोएडा के बीच में ट्रैवल करता है। उसके पास में है 1000 पैसेंजर्स। कितने बेटा? और हर एक से कितना चार्ज ले रही है? 4000। ये किसकी जानकारी है? ये टोटल रेवेन्यू, ये उसके पॉकेट में आ रहा है। एक व्यक्ति थे 4000 और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर 1000। कितना आया जेब में? तो ये किस में आ जाएगा? इधर। कितना हो जाएगा? 40 लाख इज द टोटल रेवेन्यू। बराबर बेटा? अब बोला पर पैसेंजर उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 2800। और ऐसे कितने लोग हैं उसके पास में? 1000। तो जो खर्चा हो रहा है उसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में डालेंगे। तो कितना खर्चा हो रहा है? 28 लाख का। अब हम क्वेश्चंस कर लेंगे क्या सारे? इसमें बस यही तो निकालना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था टोटल रेवेन्यू बताओ, कितना रेवेन्यू? 40 लाख का है। नाउ अकाउंटिंग कॉस्ट पूछा। अकाउंटिंग कॉस्ट किसे बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। मतलब क्या हो गया? 28 लाख हो गया। अब उसने पूछा इकोनॉमिक कॉस्ट बता दो। इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे निकालते थे? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट आ रहा है आपका 3,30,000 और उसमें आप जोड़ोगे 28 लाख। कितना आया? 31,30,000। इसके बाद पूछा पहले 11th करो, उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना आया था? 40 लाख। अकाउंटिंग कॉस्ट कितना था? 28 लाख था ना, तो कितना आया? 12 लाख। तो इसका आंसर कितना हो गया? 12 लाख। और इकोनॉमिक प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू था 40 लाख का और उसका इकोनॉमिक कॉस्ट कितना था? 31,30,000। कितना बचा? 8,70,000। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रही है और वो अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कमा रही है? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? बी, वो दोनों प्रकार का प्रॉफिट कमा रही है। तो बेटा या तो वो थ्योरी के रूप में पूछेंगे कि कौन सा वाला इक्वेशन करेक्ट है, या फिर न्यूमेरिकल पूछेंगे। क्या आप दोनों में कंफर्टेबल हो चुके हो? कुछ भी आएगा कर लोगे? यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालते, कैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालते। बेटा नेक्स्ट वाला अपन कॉस्ट लेते। देखो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, वो डेफिनेशन पूछते हैं और अदर नेम पूछते हैं। क्या क्या पूछेंगे बेटा? डेफिनेशन और अदर नेम। अब आता है नेक्स्ट वाला आउटले कॉस्ट एंड साथ में क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आईसीआई का फेवरेट है, 5 बार तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आउटले मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। जैसे हमने टोटल आउटले मेथड पढ़ा था ना डिमांड में, हम एक्सपेंडिचर को नापा करते थे। तो आउटले कॉस्ट का मतलब होता है पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर्स। क्या होता है बच्चे? पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर्स। तो जब आप पेमेंट करोगे तो बुक्स में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो ये क्या है? एक प्रकार की एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो आउटले कॉस्ट का दूसरा नाम होता है या तो एक्चुअल कॉस्ट बोलोगे
या फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट बोलोगे। देखो क्या क्या नाम है, एक्चुअल कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक पाने के लिए आपने क्या खोया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव से आप क्या कमा सकते थे। तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये चलती है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ फोरगोन ऑल्टरनेटिव्स। देखो, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ फोरगोन ऑल्टरनेटिव्स। फोरगोन मतलब सैक्रिफाइस्ड। आपने क्या चीज का त्याग किया, क्या चीज आपने खो दिया इसको पाने के चक्कर में, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बेटा इसका दूसरा नाम देखोगे तो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या फिर ट्रांसफर कॉस्ट। वो था एक्चुअल कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट। तो बेटा ये तो आपने मौका खोया है, खर्चा हुआ थोड़ी ना है। क्या आप इसको बुक्स में लिखोगे? तो दिस कैन नॉट बी रिटन डाउन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जबकि आउटले कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में आप लिखते थे। ये समझ आया? अब हम देखते हैं तीसरे टाइप का कॉस्ट, जिसका नाम है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब बेटा मान के चलो कि देयर इज अ फर्म, और फर्म में दो चीजें बन रही है। एक पेन बन रहा है नॉर्मल वाला जो आपके पास में, और एक पेंसिल बन रही है। क्या बन रहा है? पेन बन रहा है और पेंसिल बन रही है। तो अगर ग्रेफाइट की लिड आ रही है तो किसके लिए आ रही है? और अगर इंक आ रही है तो, निब आ रही है तो, और लकड़ी आ रही है तो क्या आप डायरेक्टली एसोसिएट कर पा रहे हो ये इसी का खर्चा है? तो जिसको आप डायरेक्टली एसोसिएट कर पाओ दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। लेकिन ये जो फैक्ट्री है जिसमें पेन और पेंसिल दोनों बन रहा है, वहां पे बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है पूरे 12 घंटे। तो कितने घंटे पेंसिल के लिए खड़ा और कितने घंटे पेन के लिए खड़ा है, कैन यू टेल इट? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट मतलब कॉमन कॉस्ट होते हैं, और डायरेक्ट मतलब उस पर्टिकुलर वो गुड की कॉस्ट है। तब क्या बोलेंगे? दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम होता है असाइनेबल कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट। नाम बोलो बेटा। असाइन कर पा रहे कि ये तो बेटा इसी का खर्चा है, ट्रेस कर पा रहे कि अरे ये खर्चा किसका है, तो अरे ये तो इसका खर्चा। तो असाइनेबल कॉस्ट बोलते हैं, ट्रेसेबल कॉस्ट बोलते हैं। ये वो कॉस्ट होता है जो हम रेडिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से गुड का कॉस्ट है। तो बेटा जितने बार क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अदर नेम्स पूछ रहे हैं, असाइनेबल कॉस्ट, और दूसरा आप लिख लो ट्रेसेबल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, वेजेस का खर्चा आ सकता है। जैसे पेंसिल बनाने वाले जो लेबरर है उसको कितना वेजेस दिया। बच्चों अगला वाला जो कॉस्ट होता है ना, दैट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो हमने बोला एक पर्टिकुलर गुड के साथ में ट्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कॉमन कॉस्ट है। ठीक है। तो इसको क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल किसका दिया? मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी। इसने क्या बोला? एक्सपेंसेस ऑन पावर। जैसे हेडक्वार्टर्स है, वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो दोनों का कॉमन है, तो बिजली का जो खर्चा आ रहा है वो तो कॉमन ही होगा ना, हम प्रोडक्ट के साथ में तो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो नॉन असाइनेबल, नो असाइनेबल नहीं है, नॉन असाइनेबल, इसका दूसरा नाम है कॉमन कॉस्ट। दोनों समझ पड़ा? जैसे देखो कॉस्ट ऑन इलेक्ट्रिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस एंड ऑल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है। तो सपोज हमने इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सपोज हमने एक लैंड देखी और हमने लैंड खरीद लिया। जिस दिन हम ये लैंड खरीद करके लाए तो क्या इसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट चालू हो गई या इसका रेंटल चालू हो गया? वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना अभी से क्या रेंटल दे रहे हो, अभी तो आपने बनाने ही चालू नहीं किया। अरे कोई जल्दी नहीं है, जब भी बनाना स्टार्ट करो 2-3 साल बाद तब किराया दे देना, कि जिस दिन हम उठा के लाए उससे उस दिन से अपने को किराया देना पड़ेगा, है ना। क्या प्रोडक्शन हुआ? नहीं ना। सपोज उसका रेंटल है वो ले रहा है 40,000 पर मंथ, तो नहीं बनाओगे तो क्या कम लेगा? या आप ज्यादा बनाओगे तो क्या आप उसको ज्यादा किराया देने लगोगे? नहीं ना, वो तो फिक्स्ड है, वो तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और बेटा खाली प्लॉट छोड़ना तो बहुत दिक्कत है, अतिक्रमण हो जाता है, लोग आके बैठ जाते हैं। तो आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है वहां पे, तो सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दोगे कि वो फुकट में काम करेगा? आप उसको ऐसा बोल सकते हो क्या बेटा अभी तो नहीं बना रहे हैं तो क्यों ले रहे हो पैसे, अभी तो तुम ऐसे ही काम कर लो। कोई करेगा? कोई बुद्धू थोड़े ना है। तो बेटा वो तो सैलरी लेगा, अपनी गिन करके सैलरी लेगा सिक्योरिटी गार्ड। तो आप ज्यादा बनाने लगोगे तो क्या आप ज्यादा मेहरबान हो जाओगे उसके ऊपर कि उतनी सैलरी दोगे?
उतनी दोगे। तो ये वाला जो खर्चा होता है वो फिक्स्ड होता है। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता। बोलो क्या होता है बेटा फिक्स कॉस्ट? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन। 0 बनाओगे तो भी उतना, 10 पीस बनाओगे उतना ही देना पड़ेगा, 50,000 पीस बनाओगे तो भी उतने ही देना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट में जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड का, तो जो परमानेंट स्टाफ होता है ना उसकी सैलरी क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। और वो जो मशीन का डिप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है? फिक्स की वेरिएबल। अब अकाउंट्स में तो आप दोनों मानते हो, आपके पास में 2 मेथड्स होते हैं, इको में हम उसको फिक्स्ड ही मानते हैं। तो कभी डिप्रिसिएशन पूछ लिया, ऐसा पैटर्न आता है, बताओ ये कौन सा इसमें से फिक्स खर्चा है, कौन सा इसमें से वेरिएबल कॉस्ट है। तो डिप्रिसिएशन को किस में काउंट किया जाता है? इट ऑलवेज कम्स डाउन अंडर द फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल देख के जाओ, खास करके जो मॉड्यूल में लिखे वो अपने ही एग्जाम्पल्स पूछने में उसको खुशी होती है। तो बेटा फिक्स कॉस्ट में देखो क्या क्या आ गया। फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम होता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। क्या होता है बेटे? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। और सप्लीमेंट्री कॉस्ट के अलावा इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड ये ऐसी कॉस्ट होती है विच डू नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन पर निर्भर ना करे। इसके एग्जाम्पल ध्यान से देखो, जो हम रेंटल पे करते हैं दैट इज फिक्स, जो हमने बैंक से लोन उठाया उसका इंटरेस्ट फिक्स रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, जो आप सैलरी पे कर रहे होते परमानेंट स्टाफ को वो प्रोडक्शन पे निर्भर नहीं करता। ठीक बेटा। क्या फिक्स कॉस्ट कभी खत्म हो सकती है? कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं। क्या कि गले का फंदा बन के बैठी रहेगी? क्या कोई तरीका है कि फिक्स कॉस्ट को हम अवॉइड कर दें? क्या बेटा? वंस अगेन यस, बंद ही कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, इसे पिन छूटा। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, आपके पास में एकमात्र तरीका है कि फैक्ट्री में ताले लगा दो, न बजेगा, न रहेगी बांसुरी, न बजेगा बांस, है ना। फैक्ट्री नहीं है तो कहां से फिक्स कॉस्ट इन करोगे? तो ये क्या बेटा? तो फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। क्या बोला? फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइड। तो दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड एज लॉन्ग एज द ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन। जब तक काम करोगे तब तक ये चलता रहेगा। अगली लाइन पढ़ो। दे कैन बी अवॉइडेड ओनली व्हेन द ऑपरेशंस आर कंप्लीटली क्लोज डाउन। अवॉइड करना चाहते हो तो शट डाउन करो। लेकिन कभी कभी किसी की बुरी किस्मत, फैक्ट्री शट डाउन कर दिया, उसके बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। एग्जाम्पल सोचो। तो बोले बैंक का लोन तो चुकाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल लिया है वो भी हो सकता है जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे। इसमें उदाहरण दिया है कि मानो आपने फैक्ट्री शट डाउन कर दी, अब उसमें जो मशीनें थी उसको फेंक के तो नहीं आओगे, अब वो मशीनों को तो रखना पड़ेगा। अब मशीनों को रखने के लिए आपने एक गोडाउन हायर किया, अब गोडाउन का किराया जा रहा है, जबकि कमाई तो 1 पैसे की नहीं है। तो ऐसा कॉस्ट जो शटडाउन के बावजूद आपका पीछा ना छोड़े, इसको बोलते हैं शटडाउन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? शटडाउन कॉस्ट। इवन आफ्टर शटिंग डाउन द प्रेमाइसेस यू स्टिल हैव टू हैव इट, हैव टू इनकर इट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर शट डाउन कॉस्ट। ये बेटा बाद में ऐड हुआ है तो आपको क्वेश्चंस इसके नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी कुछ नया ऐड करती है आईसीआई उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट। ओके, जो बंदी के बाद में भी चालू रहे। अब बेटा देयर इज येट अनदर टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट जिसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड फिक्स कॉस्ट। इसको डिस्क्रिशनरी भी बोलते हैं। अब ना रेंटल तो देना ही पड़ता है। ओके, जो आपने बैंक से लोन उठाया उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट कितना देना है ये तो हमारी मर्जी ना। देना है कि नहीं देना है, ज्यादा पैसा खर्च करना है कि कम, या फिर रिसर्च में कितना पैसा खर्च करना है, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो दैट इज एट आवर डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब हमारी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ऐसा खर्चा जो हमारे ऊपर निर्भर करता है उसको या तो प्रोग्राम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं या डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला बेटा? एडवर्टीजमेंट का खर्चा, रिसर्च का खर्चा, ये सबको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम फिक्स कॉस्ट या फिर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस।
इसको देख के जाना, आने के चांसेस हैं। इस बार तो आपने देखा अलग स्टाइल से पूछ रहा था, एग्जाम्पल उठा उठा के डाल रहा था, या फिर न्यूमेरिकल के रूप में। कौन सी कॉस्ट निकालने के लिए बोली थी यार उसने? कोई तो कॉस्ट निकालने के लिए बोली थी, उसको न्यूमेरिकल के रूप में डाल दिया था। हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, ये था शायद वो, उसने संक कॉस्ट निकालने के लिए बोला था, है ना? संक कॉस्ट निकालने के बोला। और जब तक आपको इसके एग्जांपल्स नहीं पता, यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। आप लोग ने निकाला था? नहीं। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा देखो बेटा, फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्शन पे निर्भर नहीं कर रहा है। अब यहां पे देखिए प्रोडक्शन 0 है तो भी उतनी ही है, और यहां पे प्रोडक्शन मतलब आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन तो भी तो उतनी है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। बच्चे वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। देखो वेरिएबल वर्ड किससे बना है? फ्रॉम द वर्ड वेरी, द कॉस्ट विच वेरीज विद प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट ज्यादा इनकर होगी, तो फिर क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। क्या कोई बच्चे को याद है वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होता है कर्व का? पहले बताओ, क्या वो ओरिजिन से चालू होगी? ओरिजिन से स्टार्ट होगी? हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट कहां से आएगी? तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। उसका शेप लब्धि कैसा होता है? इन्वर्टेड एस। देखो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। हम ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं, और ये देखो कैसा है, उल्टा है। ठीक है, तो इसका शेप कहलाता है इन्वर्टेड एस। इसका शेप बाय द वे ऐसा क्यों है? मैं किसका शेप ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि ये टीपी से निकलता है। कल हमने टीपी का कर्व पढ़ा था, कैन यू रिकॉल दैट कर्व? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में 36 का आंकड़ा होता है। कैसा होता है बेटा? 36 का आंकड़ा होता है। तो अगर आपको टीपी का शेप याद है, टीपी हमने यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, इधर से, पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट, फिर मैक्सिमम, फिर गिरना। तो बच्चे जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, उसका उल्टा ही चलेगा। और बेटा जब ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता। तो ये जो टीवीसी का कर्व होता है वो कहां से डिराइव होता है? टीपी से डिराइव होता है। ठीक है, क्लियर सो फार? अब आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो ना तो प्योरली वेरिएबल है ना तो प्योरली फिक्स्ड है, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स होता है ना बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। ऐसा कोई खर्चा बताओ जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स आ रहा है। शिवानी, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स आ रहा है, उसको क्या बोलोगे? तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस। अब जब प्रोडक्शन नहीं चालू करते हैं तो भी तो बिजली का खर्चा आएगा ना, अंधेरे में थोड़ा ना बैठेगा परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। लेकिन फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या ये कॉस्ट बढ़ती चली जाती है? अगर मशीनें ज्यादा चलाओगे तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा ना। तो कुछ कंपोनेंट तो फिक्स्ड है लेकिन कुछ कंपोनेंट वेरिएबल भी है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? सेमी वेरिएबल। देखो यहां तक तो खर्चा आ ही रहा था जब मशीनें नहीं चल रही थी, लेकिन जब मशीनें चलना स्टार्ट हुई तो खर्चा बढ़ता चला गया। दोनों को एड अप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सेमी वेरिएबल। बेटा ये वाली कॉस्ट आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई, इसके पूछने का वक्त आ गया है। एग्जाम्पल पूछेगा, अगर वो पूछेगा पावर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट कौन से प्रकार की कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, तो आंसर क्या देना है? इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट पूजा। बेटा ये स्टेयर स्टेप कैसे? रेंट तो फिक्स जाता है, रेंट तो फिक्स ही देते हो ना। इसके और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने कोई सिम खरीदी, अब सिम का एक फिक्स खर्चा तो लेगा ही लेगा, भले आपने यूज ना किया हो, लेकिन फिर ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा खर्चा आता है। तो इसका एक फिक्स कंपोनेंट भी, एक वेरिएबल कंपोनेंट भी है, जिसमें दोनों कंपोनेंट होता है। इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन रेंटल इज अगेन अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, ये एग्जाम में 3 बार आ चुके हैं, मेरे ख्याल से अभी भी तो आई थी। सीढ़ी नुमा कर्व,
तो स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो थोड़े समय फिक्स रहेगा, फिर जंप मारेगा, फिर फिक्स रहेगा, फिर जंप मारेगा। तो ऐसा कर्व आता है और यही डेफिनेशन आती है जो अपने नोट्स में लिखी है। तो क्या बोलेगा बेटा, ये they remain fixed over certain range of output but suddenly jumps to a new higher level when the output goes beyond a given limit. इसमें जो एग्जाम्पल दिया था मैंने वो था सैलरी ऑफ अ फोरमैन। क्या ले रहे हैं बेटा, यहां पे मैंने लिखा सैलरी ऑफ फोरमैन। बेटा फोरमैन वो शख्सियत है जिसके नीचे में सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और यहां पे मैंने लिखा नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो सपोज एक फोरमैन 10 वर्कर्स को हैंडल करता है, तो 10 वर्कर्स के लिए केवल एक फोरमैन की सैलरी काफी है। देखो ये एक फोरमैन की सैलरी, लेकिन जैसे 11वां वर्कर आता है, 11 से 20वां वर्कर के लिए आपने एक नहीं बेटा 2 फोरमैन की सैलरी पे की, उसके बाद आपने 3 फोरमैन की सैलरी पे की है, फिर आपने 4 की सैलरी पे की है एंड सो ऑन। तो कुछ समय के लिए फिक्स रहेगा, फिर जंप मारेगा, फिर फिक्स, फिर जंप मारे, ऐसे वाले को अपन बोलते हैं सीढ़ी चढ़ रहा है। तो स्टेयर स्टेप, स्टेयर मतलब होती है सीढ़ियां, ठीक है, स्टेप्स मतलब भी क्या होता है, सीढ़ियां, जो आप यहाँ पे फ्लैट जो रहता है। तो स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। बेटा अगला वाला होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इस वर्ड से आपको क्या समझ में आया बेटा, इंक्रीमेंटल मतलब क्या, मतलब बढ़ रहा है, समथिंग एक्स्ट्रा मतलब मार्जिनल। बोले ये मार्जिनल कॉस्ट के साथ में बहुत कनेक्टेड है। तो बेटा इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब आपने क्या एक्स्ट्रा किया। सपोज देयर इज अ फैक्ट्री, उसका हर महीने का खर्चा आता था 50,000 रुपीज। हर महीने कितना खर्चा आता था, 50,000 रुपीज। लेकिन इस महीने उसने एक नई मशीन खरीद ली, तो क्या 50,000 ही आएगा, ये बढ़ गया। या फिर उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो क्या उतने ही आएगा जो हर महीने आया था, नहीं। या फिर अपने ऊपर बोलो, तुम्हारा मंथली खर्चा आता था मान के चलो 20,000 रुपीज, लेकिन इस महीने जाके आपने 4 न्यू ड्रेसेस खरीद ली, सेम खर्चा आया कि अलग आया। तो इंक्रीमेंटल मतलब समथिंग एक्स्ट्रा यू हैव स्पेंड, ठीक है। तो इसको एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं, इसको मार्जिनल कॉस्ट से कनेक्टेड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल बेटा इस बार के पेपर के बाद में तो आपको देख के ही जाना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट से कनेक्टेड है, एडिशनल कॉस्ट है, सबके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से देख के जाओगे। तो उसने क्या क्या एग्जाम्पल बोला, बोले एक नई वाली प्रोडक्ट लाइन आपने लॉन्च कर ली, या फिर आपने अपनी वोन आउट मशीनरी को रिप्लेस कर दिया, या फिर आपने एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को खरीद लिया, या फिर आपने कुछ न्यू सेट ऑफ क्लाइंट्स को एक्वायर कर लिया। ठीक है, ये होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसके साथ में जो जोड़े में है वो है संक कॉस्ट। इसका नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा, ये वो खर्चा है जो डूब गया। इसमें हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ 3 इडियट वाला, जिसमें वो टूथपेस्ट निकाल देता है वॉशरूम में, बोलता है वापस डाल के बताओ। क्या वो डाल के बता पाएगा? जो हो गया सो हो गया। आपको फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दैट इज इमटेरियल, इट कैन नॉट बी रिगेन, वो कभी लौट करके नहीं आएगी। बेटा इसमें 2 प्रकार के आते हैं खर्चे, एक रिसर्च और एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा। बेटा पूरा पूरा नहीं, क्योंकि उसकी मशीनरी को बेच करके कुछ आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो पूरा गॉन, पूरा गॉन। रिसर्च का खर्चा पूरा गॉन, उसमें आपको एक पाई नहीं मिलने वाली, तो पूरा जो डूब गया। तो गौर से देखो बेटा इसके एग्जाम्पल, वो जो क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन आया था। तो देखो द कॉस्ट विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसमें क्या क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, R&D का खर्चा, वो सारा खर्चा जो एकदम बेकार हो गया आपके लिए, वो होता है संक कॉस्ट। ठीक है, अगले प्रकार की कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन से वर्ड से बनी होगी, हिस्ट्री से बनी होगी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती होगी, जो आपने पिछले वर्षों में कुछ खरीदा था। सपोज आपने एक मशीन खरीदी थी 5 साल पहले, बेचारी काम कर करके घिस चुकी है, अब वक्त आ चुका है कि उसको रिप्लेस करो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो पहले जमाने में आपने खर्चा किया था। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आप नई मशीन खरीदोगे, पुरानी मशीन को थोड़ा बहुत बेच करके थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। गॉट इट।
फिर आता है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, ये तो आपके पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में भी दिया हुआ है। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक फर्म इनकर करती है। क्या बेटा? प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक फर्म इनकर करती है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेटा सपोज देयर इज अ फैक्ट्री, यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट्री, और ये बहुत धुआं उड़ाती है। अब आसपास पूरी कॉलोनीज है, वो लोग इसमें थोड़ी ना नौकरी कर रहे, इससे कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन सांस लेना दूभर हो गया इसके पोल्यूशन के कारण। तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल कॉस्ट, बाहरी लागत, मतलब आउटसाइडर इसको इनकर कर रहा है। तो सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, क्योंकि वो फैक्ट्री भी तो विद इन द सोसाइटी है ना। तो सोसाइटी का टोटल खर्चा क्या हुआ, जो इसने बेयर अप किया प्लस जो बाहर वालों ने बेयर अप किया। तो इसको लिख लेते हैं अपन। देखो, सोशल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट बोन बाय द सोसाइटी, पूरे सोसाइटी ने जो बेयर अप किया। दिस इंक्लूड्स प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल सबको क्लियर है, जो बाहर वालों ने भुगता दैट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट, तो फर्म ने जो भुगता दैट इज द प्राइवेट कॉस्ट। दोनों को जोड़ दीजिए, व्हाट डू यू गेट? द सोशल कॉस्ट। ठीक है, यहां तक सब क्लियर। अब आता है एवरेज कॉस्ट। बच्चों एवरेज कॉस्ट मतलब, एवरेज मतलब एक पीस का। जब जब बोले एवरेज तो मन में क्या आना चाहिए? एक का। एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे एक का, एवरेज प्रोडक्ट बोलेंगे एक का। तो एवरेज कॉस्ट मतलब आप एक पीस की कॉस्ट निकाल रहे हो। मानो 20 पीसेस बनाए, 20 पीसेस बनाने में खर्चा आया आपका 100 रुपए का। तो 20 पीसेस में 100 रुपए, तो एक पीस का कितना खर्चा बैठा? 5। आपने कैसे कैलकुलेट किया? 100/20, मतलब टोटल कॉस्ट को आपने किससे डिवाइड किया? क्वांटिटी से। तो फिर क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करवा देते हो, फिर हम इसमें वापस लौट के आते हैं। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 करना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ फोरगॉन ऑल्टरनेटिव्स। 7th करो, इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सक्लूड्स, मतलब कौन सा वाला गलत है? ए वाला गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है, तो एक्सप्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट थोड़े ना होता है, तो ये वाला गलत है। सेवनटीन्थ, मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट? मनी कॉस्ट मतलब आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट कैसा खर्चा? एक्सप्लिसिट की इम्प्लिसिट? तो इसको बुक्स में तो आप लिखते हो। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट? तो डायरेक्ट कॉस्ट कैसी होगी? ट्रेसेबल कॉस्ट होगी। ट्वेंटी एट करो, एक चीज को पाने के लिए दूसरा खो देते, तो ये कौन सा खर्चा हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोर्टी वन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर फिक्स कॉस्ट? 44th, व्हेन पेमेंट्स आर मेड टू आउटसाइडर्स, तो ये कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 46 करिए, ऑल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन आर? लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन का मतलब होता है सारे फैक्टर्स बिकम वेरिएबल।
अभी का दिखाऊं जो लेटेस्ट वाला आया था? ओके, 83 85 करके देखो। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली कैसा होता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो कौन सी कॉस्ट बेटा ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी? वो तो वेरिएबल कॉस्ट था। क्वेश्चन नंबर 92 करो। जस्ट स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। 97 तो बता ही दोगे। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन अप, तो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 98 करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट? आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो बैंक को, एक्सप्लिसिट है। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, एक्सप्लिसिट है। पेजेस का पेमेंट कर रहे हो, एक्सप्लिसिट है। और सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। ठीक है, 106 देखो वही वाला है। थोड़े समय फिक्स्ड रहेगा, फिर जंप मारेगा, फिर फिक्स्ड रहेगा, फिर जंप मारेगा। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो इस बार का जो पेपर आया था, डू आई हैव इट, लेट मी सी। ट्वेंटी थ्री करो। Which of the following expenses is included in cost of production and termed as accounting cost? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में आ रहा है, उसको अकाउंटिंग कॉस्ट बोल रहे हो। वेजेस पेड टू द वर्कर्स, है ना, जो खर्चा हो रहा है अभी। अच्छा, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ संक कॉस्ट? इसमें नहीं बेटा, प्रोडक्शन के लिए अभी जो कर रहे हो वो वाला आपका हो जाएगा कौन सा? सेल्स कॉस्ट हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना हाउ मच इज द संक कॉस्ट, कितना आया? यस, क्योंकि संक कॉस्ट में हमने बोला था R&D का खर्चा लेना और एडवर्टीजमेंट का खर्चा लेना है। तो 150 प्लस 5 दैट अमाउंट्स टू हाउ मच? 155। ये तो वही वाला आया था विच यू नो इट। कौन सा? यस। कितने क्वेश्चन आए थे? 1 2 3 4 5। 5 प्रोडक्शन के थे, 5 कॉस्ट के थे। तो बेटा हमने एवरेज कॉस्ट अभी तक पढ़ा था। अब देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्या होता है बच्चों? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम टीसी से डिनोट करते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होता है बच्चे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बराबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछूंगी बच्चों। ये कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट है। जब आउटपुट मतलब प्रोडक्शन 0 होगा तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? जब आउटपुट 0 होगा तो टीएफसी में कोई चेंज आएगा? टीवीसी में कोई चेंज आएगा क्या? तो आउटपुट 0 रहेगा तो टीवीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ना टीसी किसके बराबर हो जाएगा? टीएफसी। तो टीएफसी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं? तो टीएफसी टीसी की वो वैल्यू होती है व्हेन द आउटपुट इज 0। ठीक है, आपको लिखना है तो लिखो। टीएफसी इज दैट वैल्यू ऑफ टीसी व्हेन द आउटपुट बिकम्स 0। डिड यू गेट इट बेटा? टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। व्हेनेवर आउटपुट इज 0 तो टीवीसी क्या हुआ? 0। तो फिर टीसी और टीएफसी एकदम बराबर हो जाएगा। आया सबको? एवरी वन ऑफ यू? तो अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछती हूं,
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। आउटपुट इज 0, टोटल कॉस्ट है 20, फिक्स कॉस्ट क्या हुआ? तो हमने क्या देखा, जब भी आउटपुट 0 रहेगा तो जो भी टोटल कॉस्ट की वैल्यू है वही फिक्स कॉस्ट है। तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? 13th का व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 620। जब भी आउटपुट 0 रहेगा जो टोटल कॉस्ट है वही फिक्स कॉस्ट है। ओके अब एक काम करो, इसकी फिक्स कॉस्ट बताओ। 26 में 30 आइडेंटिफाई करना आ गया। जब जब आउटपुट 0 है तब बस देख लो, इसका बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? 20, बराबर। ओके तो टोटल कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? टोटल कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू, क्या टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होगा? टोटल कॉस्ट कैसे 0 हो सकता है? क्योंकि टीएफसी तो कभी 0 ही नहीं होगा ना। आउटपुट 0 होगा तो टीवीसी 0 होगा, लेकिन टीएफसी वुड ऑलवेज रिमेन। तो ऐसे में बेटा इसकी जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो टीएफसी के बराबर होती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप ऑफ द कर्व कैसा था? हॉरिजॉन्टल। ये क्या था बेटा? टीएफसी। और टीवीसी कहां से स्टार्ट होता था? ओरिजिन से। शेप क्या होता था? इन्वर्टेड एस। पीसी कहां से चालू होगा? इसके ऊपर से। इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, बाकी उसका शेप बिल्कुल वैसा होता है जैसे टीवीसी का। तो क्या टीसी और टीवीसी के बीच का गैप हमेशा बराबर रहता है? क्या टीसी और टीवीसी के बीच का गैप हमेशा बराबर होता है? कितना होता है? वेरी गुड। इसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टीएफ्स। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है तो कर लेना। टीसी कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट। दोनों का शेप, टीसी और टीवीसी का शेप हूबहू सेम होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको अपन बोलते हैं दैट इज टीएफ्स। ठीक है, राइट। तो अगर कुछ न्यूमेरिकल दिया है, क्वांटिटी दिया है 0, 1, 2, 3 और टोटल कॉस्ट दिया है बेटा 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया। क्या आप टीवीसी निकाल के बता सकते हो? इसमें आप टीवीसी निकाल के बता सकते हो? कैसे निकालोगे? टीवीसी कैसे निकालते हैं बेटा? तो अभी हमने बोला था ना, टीसी इज द सम टोटल ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी, करेक्ट? तो टीवीसी कैसे निकालते हैं? टीसी माइनस टीएफ्स। तो जब भी आपको टीवीसी निकालना हो तो क्या इक्वेशन लगाओगे? टीसी माइनस टीएफसी। तो मतलब सबसे पहले तो टीएफसी निकालना पड़ेगा। टीएफसी कितना है बेटा इसमें? 1 में कितना है? तो क्या सेम रहेगा? तभी तो उसका नाम फिक्स कॉस्ट। अब अगर टीवीसी निकालना है तो आप उसको सबट्रैक्ट कर लो। आप बोलोगे टीसी माइनस टीएफसी। टीसी का कॉलम है, टीएफसी का कॉलम है, गो ऑन सबट्रैक्टिंग। 10 माइनस 10 फिर कितना आया? फिर सबको है बेटा टीवीसी निकालना। ओके, टेक अप वन सम। चलो एक काम करो, सेकेंड यूनिट में टीवीसी निकालो। सेकेंड यूनिट का निकालोगे टीवीसी। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग बेटा, ऑनलाइन के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में दूसरे यूनिट का फॉर द सेकेंड यूनिट आपको निकालना टीवीसी। आगे आंसर ओके तो अपने को किसका निकालने के लिए बोला मैंने? सेकेंड यूनिट का निकालने के लिए बोला।
अब अपने को निकालना है टीवीसी। टीवीसी कैसे निकालते हैं? हरिओम, फॉर्मूला क्या लगाओगे टीवीसी का? टीसी माइनस टीएफसी। तो टीसी तो दिया हुआ है, ये टीसी ये दिया हुआ है, उसमें से क्या माइनस करना है? टीएफसी। और टीएफसी कितना है बेटा? 620। उसको माइनस करो, कितना आंसर आया? ठीक है, तो इसमें कभी टीएफसी निकालने के लिए बोलता है, कभी टीवीसी। पीछे वाले हरिओम को समझ में आया? आ गया? टीसी दिया हुआ है, टीएफसी वो वैल्यू होती है जब 0 हो आउटपुट। तो वहां से हमने टीएफसी को उठाया, उसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या निकल गया बच्चा? हमारा टीवीसी निकल गया। नाउ मूविंग बैक, हम टीएफसी निकालना जानते हैं, टीवीसी निकालना जानते हैं। अग्री बेटा? एवरीवन नोज इट। अब ये देखो, टीसी इज इक्वल टू क्या होता है? टीएफसी टीवीसी। तो क्या ये करेक्ट लिखा मैंने? तो क्या मैंने ये भी करेक्ट लिखा? स्प्लिट कर सकते? तो ये जो टीसी बाई क्यू होता है वो क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। इसको या तो एवरेज कॉस्ट बोलते हैं या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं। बोथ ऑफ देम आर वन एंड सेम। और ये क्या बन गया बेटा? टीएफसी बाई क्यू, एवरेज फिक्स कॉस्ट बन गया। और ये क्या बन गया बच्चे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन गया। तो हमारे सामने एक नया फॉर्मूला आ गया, एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल। ठीक है? क्यों बच्चा? एवरेज जब निकालते हो तो एवरेज छोटी वैल्यू होती है कि बड़ी वैल्यू? एवरेज क्या होती है? छोटी वैल्यू। तो जब भी एवरेज निकालना हो तो डिवाइड ही करते हैं। और टोटल छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू। तो अगर आपको एटीसी निकालना होगा तो आप टीसी को क्यू से डिवाइड करोगे। जब आपको एएफसी निकालना होगा तो आप टीएफसी को क्यू से डिवाइड करना तो अनिवार्य। आप देखो कि किसको डिवाइड करना है। ऑलराइट, तो यहां पे अगर अपन निकालते हैं टोटल कॉस्ट तो कैसे निकालोगे? टोटल बड़ी वैल्यू है ना, तो जब भी बड़ी वैल्यू निकालते हो तो मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर एवरेज दिया है तो मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको टीएफसी निकालना है, किसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा? मल्टीप्लाई तो क्वांटिटी से ही करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि मल्टीप्लाई करना किसको है। ठीक है, जब जब निकालना है एवरेज डिवाइड द फिगर, जब जब निकालना है टोटल मल्टीप्लाई द फिगर। ओके, कुछ पूछना है? ऑल राइट, एक काम करो, आप मुझे वैल्यू निकाल के बताओ। किसके निकाल के बताओगे? पहले मैं टोटल कॉस्ट लिख देती हूँ। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एएफसी, एवीसी, एटीसी। तीन वैल्यू निकालनी, एएफसी निकालना, एटीसी निकालना, एवीसी निकालना। सब बच्चे निकालो बेटा, एवरी वन ऑफ यू लास्ट बेंचर्स, जल्दी जल्दी निकालो। टेल मी व्हाट द आंसर इज। सबसे पहले लास्ट बेंचर से पूछे अपन, कौन बताएगा तीनों में? जो सेंटर में बैठा वो बताएगा। किसकी वैल्यू बता रहे हो बेटा सबसे पहले आप? एएफसी की, एटीसी की, एवीसी की?
हो गया? ओके, सबसे पहले क्या निकाला? एटीसी। एटीसी कैसे निकाला रही हो? केसी अपॉन क्यू। बेटा 5/0 कितना है? 0। डिनोमिनेटर में 0 इज अनडिफाइंड। अगर क्वांटिटी 0 है ना तो मार्जिनल डिफाइंड है ना तो एवरेज डिफाइंड। उसके बाद कितना है बेटा? फिर चलो गुड, एटीसी निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है? एएफसी निकालना है और एवीसी निकालना है। एएफसी कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? टीएफसी अपॉन क्यू। मतलब पहले अपने को टीएफसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टीएफसी कैसे निकालें? तो टीएफसी हमने क्या सीखा था बेटा? टोटल कॉस्ट की वो वैल्यू व्हेन द आउटपुट इज 0। कितना दिया है? 5। तो टॉप टू बॉटम क्या छापेंगे? 5। यहां तक समझ में आया? अब चूंकि आपने टीएफसी निकाल लिया, कैन यू कैलकुलेट एएफसी? कैसे? तो एएफसी क्या हो जाएगा? टीएफसी अपॉन में क्यू। तो 5/0 अनडिफाइंड, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नॉट अलाउड। फिर क्या आया? 5। फिर क्या आया? 2.5। फिर क्या आया? 1.66। अब एक चीज रह गई है, वो है एवीसी। कैसे निकालोगे? गुड, आपके पास में दो तरीके। तरीका नंबर 1, अगर आपको एवीसी निकालना है तो पहले आप टीवीसी निकालो अपॉन में क्यू कर, लेकिन यू हैव अ शॉर्टकट। अब हमने अभी पढ़ा था ना एटीसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी, तो यहां आपको टीवीसी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप एवीसी निकालने के लिए एटीसी में से एएफसी को केवल सबट्रैक्ट कर दो, आपका काम बन जाएगा। ओके, तो यहां पे एटीसी है, एएफसी है, चलो हम शॉर्टकट अपनाएं, लेट्स सबट्रैक्ट। तो ये दोनों डैश है, ये भी डैश ही होगा। 10 - 5, फिर कितना आया? अब कितना आया? क्यों बेटा? 15 में से 1.66 माइनस करो, कितना आया? 3333 आ जाएगा, है ना? 13.33। ऑलराइट, आया निकालने के लिए? इन्हीं क्वेश्चंस की भरमार, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा। तो कुछ क्वेश्चन तो बनते हैं। एक क्वेश्चन से आईसीआई को इतना प्रेम है कि पहले हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन फंसता था, फिर भी ना करते हुए वो 10 बार तो आपको स्कैनर में मिल जाएगा। पहला वाला मैं करवाती हूँ, उसके बाद में अगले वाले से आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब बच्चे पहले सुन लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एट 6 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20। क्या बोला बेटा? जब हम 6 यूनिट्स बनाते तो एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया है 20, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा जब हम 4 यूनिट्स बनाएंगे? ठीक है, तो लेट मी राइट। जब 6 यूनिट्स बनाते हैं तो हाउ मच इज द एएफसी? 20। ठीक है, व्हाट डू दे आस्क कि जब हम 4 यूनिट्स बनाएंगे तो एएफसी कितना होगा? पहले खुद से पूछो, क्या एएफसी का कोई फॉर्मूला याद है? यस, एएफसी का कोई फॉर्मूला याद है? तो एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्यू। तो अगर आपको 4 यूनिट्स में एएफसी निकालना है तो पहले आपको टीएफसी की वैल्यू चाहिए। टीएफसी कैसे निकालोगे बेटा? ये पुराना डेटा क्या चीज के लिए दिया होगा? टीएफसी निकालने के लिए दिया होगा। तो इसमें टीएफसी कैसे निकालोगे? एएफसी इंटू क्यू करके। तो कितना आ गया? 120। तो 4 यूनिट्स में टीएफसी कितना होगा? सेम ही रहेगा, 120। तो हमें कितना क्या निकालना है? एएफसी। एएफसी क्या हो जाएगा? टीएफसी बाई क्यू। तो 120 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 30। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया था। अब वो क्या था? मैं मल्टीप्लाई द ओल्ड डेटा डिवाइड बाय द न्यू क्वांटिटी। बोलो क्या मंत्र है अपना? मल्टीप्लाई द ओल्ड डेटा, उससे क्या निकलेगा? टीएफसी, एंड डिवाइड बाय द न्यू
क्वांटिटी। कितना आया? 30। चलो कुछ सम्स हम ओरली करके देखें, इसी में कर लेते हैं। इलेवेंथ करना है। रूल क्या है? मल्टीप्लाई द, अब है मल्टीप्लाई द ओल्ड डेटा, किससे डिवाइड करो? न्यू क्वांटिटी से करो। क्या किया हमने? 6 इंटू 30 180, 180 बाई 4 कितना आया? 44। ये कब आएगा? पहले एएफसी दिया होगा और नई क्वांटिटी के लिए फिर से एएफसी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। ओरली हो जाता है। 21 का आंसर बताओ। कितना आया? 24। ठीक है, कर लोगे। ये वाला पैटर्न सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पैटर्न, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस भी करवा लेते हैं। लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 सेकेंड ना, बंद करके पूछती हूँ। एक बार फॉर्मूले साले देख लो, रिकैप कर लो हाउ टू टेक अप। क्वेश्चन नंबर 3 करो। देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। कितने यूनिट्स का? 20 यूनिट्स का। फिक्स कॉस्ट तो पूरा पूरा दे दिया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट देखो ₹2 पर यूनिट। पर यूनिट मतलब पर पीस। पर पीस बोले तो एवरेज बताए। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर एक पीस का ₹2 है तो 20 पीसेस बनाने में कितना है? 40। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 40, फिक्स कॉस्ट कितना है? 5000। तो कितना हो जाएगा? 5040। क्या लेटेस्ट वाला पैटर्न देखना है? हम पीछे से चलते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न अभी आईसीआई पूछ रहा है। यू ऑट टू नो दैट। ये लो बेटा, 148 करो। फिक्स कॉस्ट दिया है 300, एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है ₹3, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है 2.50, आउटपुट कितना है ये पूछा। 150। ऑनलाइन के बच्चे पार्टिसिपेट करो बेटा, टेल द आंसर। पूरी क्लास का सेम आंसर बेटा, 150 इज द आंसर। यस, कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। दो ऑप्शन समक्ष आए बेटा, एक 150 एक 250। और बताओ। 250 है ही नहीं ऑप्शन में। ओके, कभी का आंसर ज्यादा सही लग रहा है, गलत भी हो सकता। ओके, एनी अदर सेट ऑफ आंसर विच इज कमिंग डाउन? लास्ट बेंचर्स मुझे सॉल्व करके देने वाले थे, अभी तक आंसर नहीं बोला। हाँ, अच्छा, ये नहीं करोगे? और बेटा कौन आंसर देना चाहता है? ऑल राइट, इसको देखो हाउ टू सॉल्व। दिस इज द लेटेस्ट पैटर्न जो अब आईसीआई आपसे जानना चाहता है। इसमें बोला फिक्स कॉस्ट। बेटा ये एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है कि टोटल? अब जब तक एवरेज नहीं बोलेगा ये टोटल ही है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दिया है बेटा? 300। अब आगे देखो एटीसी कितना दिया है? एटीसी दिया है ₹3 और एवीसी कितना दिया है? ₹2.5। तो अगर एटीसी दिया है, एवीसी दिया है, तो क्या अपन एएफसी निकाल सकते हैं?
एएफसी कैसे निकालोगे बेटा? एटीसी माइनस एवीसी, क्योंकि एटीसी दोनों का सम टोटल होता है, फॉर्मूला भूल गए, प्लस एवीसी। तो एएफसी कितना आया? 50 पैसे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हमसे पूछा है कि बताओ क्वांटिटी कितनी है, और हमें मालूम है कि एएफसी क्या होता है, टीएफसी अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ पे हमें एएफसी मालूम है, टीएफसी मालूम है, क्यू नहीं मालूम है। तो क्यू क्या हो जाएगा? टीएफसी अपॉन एएफसी। टीएफसी कितना दिया है? 300, और एएफसी कितना दिया है? 50 पैसे। डिवाइड करो कितना आएगा? 600 इज द आंसर। ओके, आया सबको? तो पहले देखो व्हाट इज द मिसिंग डेटा। फॉर्मूले के ऊपर ही आधारित होता है, इको में तो केवल फॉर्मूले के ऊपर करना पड़ता है। सिंपली यू हैव टू सॉल्व, नो check the data, solve the question. Okay? लो बेटा 141 करना। आ गया? अब ये वाला पैटर्न भी 3-4 बार आ चुका है, तो जस्ट चेक हाउ टू टेक इट अप। व्हाट डू दे से? एक फर्म है विच इज प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मैंने कितना बोला? क्वांटिटी कितना बनाया? 7। एवरेज टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 150, बराबर। उसको जॉट डाउन करना की हैबिट डालो, नोट क्या करो। It has to pay rupees 350 to its fixed factors of production. मतलब TFC कितना दिया है बच्चे? 350। अब बोला हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ फिक्स कॉस्ट। वो पूछ क्या रहा है? किसकी वैल्यू निकालना? उसकी वैल्यू निकालनी है एवीसी की। एवरेज टोटल कॉस्ट का कितना पार्ट वेरिएबल है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो क्या निकालना है बेटा? एवीसी। तो एटीसी दिया है, क्या हम एवीसी के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एवीसी बराबर एटीसी माइनस एएफसी? यही होता है ना बेटा। अब एटीसी कितना दिया है? 150, और आपको एएफसी निकालना है। कैसे बेटा? वो फॉर्मूला होता है एटीसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी। तो मैंने एवीसी निकाला ना, तो एवीसी क्या हो जाएगा? एटीसी माइनस एएफसी। हाँ, तो एएफसी माइनस में चला गया क्योंकि आपने एएफसी का ना साइड चेंज किया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अब बताओ, अगर आपको टीएफसी दिया है, क्यू दिया है, तो क्या एएफसी निकाल सकते हो? एएफसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीएफसी अपॉन क्यू। तो 350/7 करोगे, क्या आएगा? तो आंसर 200 नहीं बच्चों, 100 है। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो आया है। अब इससे करते हैं, चलो देखो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो। एटीसी 150 दिया है, एएफसी अभी हमने निकाला 50 है, आपको एवीसी निकालना एक्स। तो एक्स कितना हुआ? 100। तो जो उस साइड जा रहा है वो एएफसी का कंपोनेंट जा रहा है। सब बच्चों ने देखा? ये 2-3 बार आ चुका है ये वाला पैटर्न, अभी लेटेस्ट में। क्वांटिटी देगा, एटीसी देगा, टीएफसी देगा, और किसकी वैल्यू पूछेगा? एवीसी की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, रुको। ठीक है, 130 करो बच्चों।
ये सब सिंपल है। हो गया? क्या क्या जानकारी दी? बोले क्वांटिटी कितना है 15, एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है 250, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट मतलब एक पीस का मतलब एवरेज। तो क्या हम एवीसी निकाल लेंगे? एवीसी क्या हो जाएगा एटीसी माइनस एएफसी, तो कितना हो जाएगा 125 अगेन। एक पैटर्न और देती हूँ, रुको। $115, एवरेज पूछा था, एवरेज मतलब एक पीस का। ठीक है, मैं 1 मिनट ओपन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर याद है क्या था? फॉर 15 यूनिट्स फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब बेटा पर यूनिट मतलब फॉर 1 पीस एवरेज। कभी भी किसी क्वेश्चन में पर यूनिट बोले मतलब पर पीस है, मतलब एवरेज। ठीक है बच्चे? एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम चलते हैं इसके कर्व्स के ऊपर। अच्छा चलो ये करो 93। ये वही वाला पैटर्न दिया है जो अभी आपने गलत किया था थोड़े समय पहले। कितना आया? ओके इसमें बोला एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 9 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट कितना है 200, फिक्स कॉस्ट 630, पर यूनिट तो बोला नहीं है तो टोटल है। अब बोला एटीसी का कितना पोर्शन वेरिएबल है, मतलब दे आर आस्किंग फॉर एवीसी। सही किया आपने। एवीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फिक्स कॉस्ट कितना दिया था 630, एवीसी का फॉर्मूला हो जाएगा एटीसी माइनस एएफसी। अब एटीसी दिया है 200, एएफसी निकालना है तो क्या हो जाएगा टीएफसी अपॉन क्यू। 630 अपॉन 9 कितना आया 70, तो कितना हो जाएगा 130। तो न्यूमेरिकल्स में अब एक लास्ट बचा है बेटा, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब क्या होता है एडिशनल। ठीक है, तो आपको वो याद है एमपी का फॉर्मूला? MP1 क्या होता था? TP1, MP1 होता था TP1, MU1 होता था TU1। लेकिन बेटा MC1 TC1 नहीं होता, MC1 होता है TC1 माइनस TC0। और ये TC0 क्या होता है बेटा? TC0 का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। ये क्या है बेटा? टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, बाकी सब फॉर्मूले सेम रहेंगे। MC2 क्या हो जाएगा TC2 माइनस TC1। MC5 क्या होगा बेटा? TC5 माइनस TC4। तो MCN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा N माइनस TCN माइनस 1। लेकिन इस फॉर्मूले में एक ड्रॉबैक होता है ना, ये फॉर्मूला केवल तब यूज करते हैं जब क्वांटिटी में केवल 1 यूनिट का चेंज हो। क्वांटिटी में 1 से ज्यादा यूनिट का चेंज होता है तो क्या फॉर्मूला वापरते हैं डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। कभी भी मार्जिनल का सवाल आए किसी भी चैप्टर में सबसे पहले क्वांटिटी का चेंज देखो,
एक का चेंज होगा तो ही माइनस का फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज डेल्टा वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मार्जिनल के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दो बेटा, मार्जिनल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कि वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर? देखो ये वाला आप कॉपी कर लेना। मार्जिनल कॉस्ट अगर मुझे MC3 निकालना है तो इज इट इक्वल टू TC3 माइनस TC2, ठीक है? और TC3 का मतलब हो जाएगा TFC3 प्लस TVC3, करेक्ट बेटा? और TC2 क्या हो जाएगा, TFC2 प्लस TVC2। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो दोनों टर्म्स को माइनस का साइन मिलेगा, करेक्ट बेटा? अब बताओ TFC3 ज्यादा बड़ा कि TFC2? तो दोनों सेम होंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट वुडंट चेंज। तो क्या बचा बेटा, TVC3 माइनस TVC2 बचा। मतलब देखो बेटा TFC की वैल्यू 10 हो कि 10,000 हो, वो कैंसिल होनी। मतलब मार्जिनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पे कभी डिपेंड नहीं करता। तो मार्जिनल कॉस्ट फिर किस पे ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला डेल्टा TC बाई डेल्टा Q तो होता ही होता है, उसका एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा TVC बाई डेल्टा Q। तो वेरिएबल कॉस्ट केवल दिया है तो उससे भी निकाल सकते, टोटल कॉस्ट दिया है तो उससे भी निकाल सकते। बाकी मार्जिनल कॉस्ट लोप पूछेगा तो टोटल कॉस्ट का होता है। MC इज द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है? MC का फॉर्मूला मैंने 2 निकाला, डेल्टा TC बाई डेल्टा Q, और MC क्या है, डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q, ठीक है? ऑलराइट पुष्पा, देखती हूँ, लेट मी सी इफ द टाइम परमिट्स, लिखवा दूंगी एक बार। तो इसका MC निकालो 5th यूनिट का। कोई बात नहीं, अब कर लो कुशाग्र। आपको क्या निकालना है, MC ऑफ द 5th यूनिट। आपने क्या सीखा बेटा, जब भी मार्जिनल का क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्वांटिटी। तो क्या क्वांटिटी यहाँ पे एक एक से बढ़ रही है कि ज्यादा से बढ़ रही है? तो कैसे निकालना है, डेल्टा का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले TC निकालोगे कि डायरेक्टली TVC से भी कर सकते हैं? क्यों मेहनत करें? तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। तो बेटा डेल्टा TVC कितना आया, 1600 माइनस 400 कितना है, और डेल्टा Q कितना है? तो आंसर क्या आया, तो आंसर कितना हो गया, 300, करेक्ट बेटा? MC निकाल लोगे, MC समझ में आया? क्या क्या इंपॉर्टेंट, MC फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता, MC केवल वेरिएबल कॉस्ट में करता है। और फॉर्मूला देखो ऐसे निकालते हैं, इसका न्यूमेरिकल आता है, थ्योरेटिकल में यही पूछता है फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड करेगा कि वेरिएबल कॉस्ट। बेटा अब हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, अब हम किससे बिगिन करने वाले हैं, शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स। बच्चों शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन Q। व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन Q। तो बच्चे टोटल फिक्स कॉस्ट तो बदलती नहीं है, तो उसका Q के साथ में क्या रिलेशन है, TC की वैल्यू लिखी 100, सॉरी TFC की वैल्यू लिखी मैंने 100, क्वांटिटी लिखा है, TFC लिखा है। तो AFC कितना आएगा बच्चों, AFC फर्स्ट यूनिट का, उसके बाद फिर 25 एंड, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है AFC की वैल्यू कम हो रही है। तो हाउ इज द रिलेशनशिप, इनवर्स। बच्चों AFC के ऊपर काफी क्वेश्चन आते, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल रहे हो आप चाहो तो उसको जॉट डाउन कर लो, जो जो आता है वो मैं सारा आपको लिखवा देती हूँ। ये आपका AFC का कर्व आता है, राइट? X एक्सेस में आउटपुट आता है,
और वाई एक्सिस में वो प्लॉट करते हो जिसका कर्व आप बना रहे हो, मैंने आप एएफसी कर रहे हो, मैं बोलते जाती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले एएफसी का कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या होगा, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है बेटे? इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता है वैसे वैसे एएफसी गिरता है। अब ओरिजिन से देखो ये कौन से शेप में नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये एक स्पेशल प्रकार का कर्व होता है जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जो ना तो कभी एक्स एक्सिस को छुएगा ना तो वाई एक्सिस को छुएगा, और बेटा किसी भी पॉइंट के नीचे का एरिया बनाओगे सेम आएगा। उसके हर पॉइंट के नीचे का एरिया क्या डिनोट करता है, ये ए पॉइंट के नीचे का एरिया है और ये बी पॉइंट के नीचे का एरिया है, ये बी पॉइंट के नीचे का एरिया है। बेटा ये एरिया क्या डिनोट कर रहा है, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसके हर पॉइंट के नीचे का एरिया सेम होता है, किसके बराबर होता है, टीएफसी। वापस से रिपीट करती हूँ, एएफसी का कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पॉइंट, एएफसी का कर्व ओरिजिन से कॉन्वेक्स नजर आता है। थर्ड पॉइंट, वो एक स्पेशल प्रकार का कर्व होता है जिसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की दो प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। पहला, हर पॉइंट के नीचे का एरिया सेम होगा। तो कभी एग्जाम में पूछे क्या डिनोट करता है, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिनोट करता है। अगला फीचर, ना तो कभी ये एक्स एक्सिस को छुएगा ना तो कभी ये वाई एक्सिस को छुएगा। बराबर बेटा। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाला कर्व है जो यू शेप का नहीं होता, तो इसके अलावा बाकी सारे कर्व्स यू शेप के होते हैं, ये एकमात्र कर्व होता है जो यू शेप का नहीं होता। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? अच्छे से क्लियर? आगे बढ़े। तो अभी हमने एएफसी का कर्व देखा, अब हम एमसी का कर्व देखेंगे। ये कर्व कॉस्ट के कर्व है। ये कॉस्ट के कर्व किससे निकले बेटा? क्या बेटा? एक मिनट रुकना। हाँ, ओके हितेश, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, सो गुड टू सी यू। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूं, क्या आप बोर्ड की तरफ देखोगे? क्या आपको एमपी का कर्व याद है? क्या आपको एमपी का कर्व याद है? एमपी के कर्व का शेप कैसा होता था? उल्टा यू, जो पॉजिटिव भी होता था, जीरो भी होता था, नेगेटिव भी होता था। तो एमपी का शेप होता था ऐसा। करेक्ट, कल ही पढ़ा। अब एक बार बोर्ड की तरफ बस देखते रहो। क्या करना है, इस कर्व को यहां से उठाना है, उसको ले जाना है दूसरे एक्सिस पे, उसको उल्टा करना है और चिपका देना है, तो क्या बनेगा, एमसी का कर्व। तो एमपी का बढ़ता भाग क्या बन गया बेटा, एमसी का गिरता भाग। और इसका गिरता भाग क्या बन गया, इसका गिरता भाग बन गया इसका बढ़ता भाग। और इसका मैक्सिमा क्या बन गया, इसका मिनिमा। समझ में आया? एमसी जो होता है वो एमपी का होता है इनवर्स। कोई डाउट? अब आता है दूसरा कर्व, एवीसी का कर्व आप ड्रॉ करने वाले हो। तो वापस से हमने क्या बना दिए, दो एक्सिस। अब एपी का कर्व याद है? एपी का कर्व याद है क्या बेटा? एपी का कर्व भी होता था इन्वर्टेड यू, लेकिन केवल पॉजिटिव होता था। अब हमें क्या करना है बेटा, इस कर्व को वापस उठाना है, बाजू में लेकर आना है, उल्टा करना और आखिरी में क्या करना है, चिपकाना है। तो क्या बनेगा, एवीसी का कर्व। क्योंकि जो प्रोडक्शन के साथ साथ बदले वो तो वेरिएबल होता है कॉस्ट। तो इसका बढ़ता भाग क्या बना, इसका गिरता भाग, इसका गिरता पोर्शन, इसका बढ़ता पोर्शन।
इसका मैक्सिमा क्या हो गया, इसका मिनिमम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एवीसी किसका उल्टा है बच्चे, एपी का। एमसी किसका उल्टा था, एमपी का उल्टा था। ठीक है, तो कल हमने बड़ी मेहनत से एमपी और एपी के रिश्ते समझे थे, क्या आपको वो याद है? हम कुछ ऐसा बनाया करते थे ना, ये एमपी का कर्व बनाते थे और ये हम एपी का कर्व बनाते थे। अब हमें मालूम है कि एमपी का करो उल्टा तो बनता है एमसी, और एपी का करो उल्टा तो क्या बनता है, एवीसी। तो जो हम एमपी एपी में बोलते थे उसका उल्टा बोलोगे तो एमसी एवीसी बन जाएगा। एक बार बोले क्या, मैं एमपी एपी का बोलूंगी और आप किसका बोलोगे, एमसी एवीसी। मैंने बोला एमपी और एपी का कर्व होता है उल्टा यू, तो एमसी और एवीसी का कर्व होता है सीधा यू। जब तक एमपी एपी के ऊपर होता है एपी बढ़ता है, एमसी जब तक एवीसी के नीचे होगा तो एवीसी गिरेगा। जैसे एमपी एपी के नीचे आया तो एपी गिरने लगा, तो वहां क्या बोलोगे, जैसे एमसी एवीसी के ऊपर आया तो एवीसी बढ़ने लगा। एमपी एपी को एपी के मैक्सिमम में काटता है, तो एमसी एवीसी को एवीसी के मिनिमम में काटता है। समझ में आया? तो पूरा उल्टा रिश्ता, ध्यान से देखो। जब तक एमसी, मैंने क्या बोला था, मार्जिनल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। किसी भी शेप में कुछ हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मार्जिनल। तो जब तक एमसी का कर्व इज बिलो एवीसी, व्हाट वुड यू सी, एवीसी फॉल्स। जैसे एमसी कम्स अबव एवीसी, एवीसी राइजेस। एमसी एवीसी को कहां कट करेगा, एट द मिनिमम। ठीक है, अब बेटा एक आखिरी वाला कर्व होता है जो सबसे महत्वपूर्ण कर्व, एसी का कर्व। तो केवल कर्व बना दो, ये एमसी का कर्व है। ठीक है, और ये वाला जो है ये किसका है, एवीसी का कर्व है। और ये वाला देखो ये किसका कर्व है, एएफसी का कर्व है। और ये जो होता है ये एसी का कर्व होता है। क्या हुआ बेटा, ये किसका आया, एसी का कर्व आया। तो एसी के कर्व को हम एसी भी बोलते हैं, एसएसी भी बोलते हैं, और हम प्लांट कर्व भी बोलते हैं, हाँ एटीसी भी बोलते हैं। सबसे ऊपर कौन विराजमान होता है, एसी का कर्व, यू शेप का होता है। 3 कर्व्स यू शेप के होते हैं, एसी भी, एवीसी भी और एमसी भी। बेटा ध्यान से देखो, ये जो कर्व है ना, कौन सा, एमसी कर्व 2 कर्व्स के मिनिमा को कट करता है, एसी के भी और एवीसी के भी, दोनों के मिनिमा को लेके कट करता है, बराबर। और एमसी और एसी के बीच में वही रिश्ता होता है जो एमसी और एवीसी का। क्या बोला मैंने, एमसी और एसी का वही रिश्ता होता है जो एमसी और एवीसी। मतलब देखो, जब तक एमसी एसी के नीचे, तो व्हाट कैन यू सी, एमसी जब तक एसी के नीचे, व्हाट यू सी, एसी गिर रहा है। जैसे एमसी एसी के ऊपर जाएगा तो एसी, एमसी एसी को कहां कट करेगा, एसी के मिनिमा में कट करेगा। एमसी कौन से 2 कर्व्स के मिनिमा को कट करता है, बेटा एसी और एवीसी के बीच की दूरी कांस्टेंट दिख रही है कि बदल रही है, एमसी और एवीसी के बीच की दूरी कांस्टेंट नजर आ रहा है क्या, इसको ऊपर करो। एमसी और एवीसी के बीच की दूरी क्या सेम है, क्या सेम है कि घट रही है, क्यों घट रही है, क्यों घट रही है? अपने स्क्रीन में है विराट कोहली, अपने स्क्रीन पे है एमएस धोनी, अपने स्क्रीन में खरबूजा। ओके, तो हमने क्या बोला बेटा, एसी और एवीसी के बीच की दूरी सेम है कि अलग अलग है, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि एएफसी घट रहा है बेटा। क्या रीजन है, क्योंकि एएफसी घट रहा है। देखो एएफसी क्या है,
AC माइनस AVC, AC बोले तो क्या ATC माइनस AVC, और देखो ना AFC इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, राइट। अगर AFC गिर रहा है तो दोनों के बीच की दूरी तो कम होगी, तो ये कर्व्स के बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूसली कम होता चला जाए। बट दैट सारे शॉर्ट रन कर्व्स अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं हम लॉन्ग रन कर्व पे। रिवाइज करवा रही हूँ तो जितना जरूरत है बेटा उतना ही समझा रही हूँ। बच्चे LAC का कर्व ऐसे शेप का होता है, अब फ्लैटर यू, थोड़ा सा खुला हुआ यू। देखो शॉर्ट रन का जो कर्व था वो भी यू था, लेकिन ये थोड़ा सा क्लोज्ड यू था, और ये क्या होता है बेटा, दिस इज अ फ्लैटर कर्व, खुला हुआ यू। ये LAC किसका रिश्ता बताता है? देखो बेटा, जब लॉन्ग रन में जा रहे तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल बनाते, शॉर्ट रन में तो केवल लेबर बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, लॉन्ग रन में एंटर कर रहे हो तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑल फैक्टर्स आर बीइंग इंक्रीज। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग रन में जाते हो तो एकदम से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते हो, पहले आप प्लानिंग करते हो, आप सोच विचार करते हो, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो सकता है उसका मॉडल बनाते हो, फिर स्टार्ट करते हो। और फिर लॉन्ग रन में आ रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो हमें सोचना पड़ेगा ना कितना प्रोडक्शन बढ़ाए। तो LAC है, देखो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट, मतलब लॉन्ग रन में एक पीस बनाने का कितना खर्चा है। तो जब वो एक्सपेंशन करता है तो वो ऐसे प्लान आउट करता है कि मानो मैं 100 पीसेस बनाऊं, अगर शॉर्ट रन में सपोज 50 बनाता था, अब वो सोच रहा है कि अगर मैं 100 पीसेस बनाऊंगा तो एक पीस बनाने का कितना खर्चा बैठेगा। तो एक पीस का खर्चा आया मानो 200 रुपए। ठीक है, फिर वो सोचेगा अगर मैं 200 बनाता हूं तो मेरा एक पीस का कितना खर्चा आएगा। तो देखो ज्यादा बनाएंगे तो एक पीस बनाना सस्ता तो पड़ेगा, सपोज 180 आया। फिर उसने सोचा कि क्या मैं 300 बना लूं। अब लॉन्ग रन में सब वेरिएबल हो गया है तो कुछ भी बना सकता है, आज 100 से स्टार्ट करके कल हो सकता है 300 में पहुंच जाए, तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन बेटा 200 पीसेस बनाएगा तो थोड़ा सा प्लांट साइज बिगर रहेगा। ठीक है, कम बनाएगा मतलब 100 पीसेस बनाएगा तो प्लांट साइज छोटा होगा, 300 बनाएगा तो प्लांट साइज बिगर रहेगा। हर क्वांटिटी के लिए देयर वुड बी डिफरेंट प्लांट साइज। तो LAC एक ऐसा कर्व होता है जो रिलेशनशिप बताता है कि कितने पीस में कम से कम इतना खर्चा तो बैठेगा ही बैठेगा। क्या बताता है बेटा, कितने पीस में कितना पर यूनिट कॉस्ट बैठेगा, उसका जो रिलेशनशिप बताया उसको क्या बोलते हैं, LAC। अब हर क्वांटिटी के लिए देयर वुड बी अ डिफरेंट प्लांट साइज। तो बच्चे LAC बनता है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ SAC कर्व्स। क्या बोलते हैं बेटा, हर प्लांट साइज के लिए, मतलब हर क्वांटिटी के लिए देयर इज अ डिफरेंट प्लांट साइज। ऐसे चलता है, ये SAC 4 है, मानो ये SAC 5 है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन। पहला, LAC को बोलते हैं प्लानिंग कर्व, SAC को क्या बोलते थे, प्लांट कर्व। मतलब प्लांट बोले तो फैक्ट्री, जैसी फैक्ट्री वैसी प्रोडक्शन। ये कैसा होता है, प्लानिंग कर्व, आप प्लानिंग कर करके आगे बढ़ते हो। ठीक है बच्चे, उसके बाद में ये SAC को संभाल के रखे हुए, और संभाल के तो हम एनवेलप में रखते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है एनवेलप। बोलो कौन से दो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, इसके दो नाम है, ये प्लानिंग कर्व है और ये एनवेलप कर्व। बराबर बेटा। अब ना जैसे वो बनता था शॉर्ट रन के प्रोडक्शन कर्व से, ये बनता है लॉन्ग रन के प्रोडक्शन कर्व से। इफ यू कैन रिकॉल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन कर्व, तो बेटा ऐसा बनता था ना, ऐसे करके कर्व बनाया था। इसके लॉ का नाम क्या था बाय द वे, द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसमें 3 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 का नाम क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकेंड स्टेज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और तीसरा वाला, तो बेटा देखो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट गिरती है, ये इसका गिरता भाग क्या बताता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और जब प्रोडक्शन गिरने लगता है तो कॉस्ट बढ़ने लगती है, तो इसका बढ़ता भाग क्या बताता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और इसका जो मिनिमा है ना बेटा, ये
केवल एक पॉइंट बताता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, डू यू गेट इट बेटा? तो एलएसी का गिरता भाग बता रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फॉलिंग पोर्शन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव? फॉलिंग पोर्शन का स्लोप कैसा होता है, जब कर्व गिरता है तो स्लोप इज नेगेटिव। तो एलएसी का फॉलिंग पोर्शन मतलब नेगेटिवली स्लोप पार्ट। ठीक है, और एलएसी का बढ़ता भाग मतलब पॉजिटिवली स्लोप पार्ट। तो बच्चे देखो, जब प्रोडक्शन बढ़ता है ना, इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होता है। व्हाट डज इट शो? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ज्यादा बनाने का फायदा, बराबर। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब मिलता है, उसके कारण इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आता है। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आफ्टर इफेक्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो एलएसी का नेगेटिवली स्लोप पार्ट मतलब इकोनॉमीज। और बच्चों ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये शो करता है डिस इकोनॉमीज, ज्यादा बनाने का नुकसान। डिस इकोनॉमीज का मतलब होता है नुकसान, इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट। ओके, तो ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। फॉलिंग पोर्शन मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइजिंग पोर्शन मतलब पॉजिटिवली स्लोप पार्ट, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, अब ना जब एलएसी गिर रहा है ना, कैन यू सी बेटा येलो वाला शेडेड पोर्शन? जब एलएसी गिरता है वो एसएसी के फॉलिंग पोर्शन को टच करता है, उसके मिनिमा को टच नहीं कर पाता। जब एलएसी गिरता है तो एसएसी के फॉलिंग पोर्शन पे टैंजेंट का काम करता है। जब एलएसी बढ़ता है तो एसएसी के राइजिंग पोर्शन पे टैंजेंट का काम करता है। ओके, केवल एक बार होता है जब एसएसी और एलएसी ओवरलैप होते हैं और दोनों का मिनिमा भी कोइंसाइड होता है। कहाँ पे? एलएसी के मिनिमा में। एलएसी के मिनिमा में हम क्या देखते हैं, एसएसी एलएसी एक दूसरे के ऊपर आ जाते। गॉट इट बेटा? तो एलएसी होता है अ फ्लैटर यू। तो सबको मालूम है कि पहले कॉस्ट गिरेगी, फिर मिनिमाइज होगी, फिर बढ़ेगी। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मॉडर्न प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो वेट नहीं करते हैं बुरे दिन का। पहले तो कॉस्ट गिर रही है तो अच्छी बात है, कॉस्ट मिनिमाइज हुई बेहतरीन बात है। अब उनको मालूम है कॉस्ट बढ़ने वाली है, बढ़ने के ठीक पहले टेक्नोलॉजी को रिवाइव कर देते हैं, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण कॉस्ट बढ़ने के बदले गिरने लगते हैं। तो मॉडर्न फर्म्स का एलएसी यू शेप नहीं होता है बेटा। मॉडर्न फर्म्स का जो एलएसी होता है ना, वो कैसा होता है? वो होता है एल शेप। ये देखो, दिस इज द एलएसी ऑफ मॉडर्न फर्म्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, चलो ये बताओ तो बेटा, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी क्या होता है? तो टीएफसी और टीसी के बीच का डिस्टेंस क्या आया था? 82 करो। प्लानिंग कर्व किसे बोलते हो? 84th करो। What happens to marginal cost when average cost increases? तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा ताकतवर है, एसी बढ़ रहा है तो केवल तब होगा जब एमसी उसके ऊपर होगा। एटी 89 सेम ही है। 91, nowadays in the long run modern firm faces L-shaped curve. One zero one. Which of the following curves never touch x-axis but is downward sloping? डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व होता है? एएफसी। बाकी तीन तो यू शेप होते हैं। वन जीरो सेवन, TFC curve is parallel to x-axis. 110, shape of AFC curve is convex towards the origin. 112,
If average cost of a firm is minimum, every marginal cost will be क्या होगा? इक्वल. एमसी एसी के मिनिमा से गुजरता है, तो एसी के मिनिमा में एमसी और एसी बराबर होते. 113 बेटा. मॉडर्न फर्म्स का एलएसी कैसा होगा? 114 करके बताओ. कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हो गया? सी बोल रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जब एसी नीचे गिर रहा होगा एमसी उसके ऊपर होगा. करेक्ट. एसी बढ़ रहा होगा तो एमसी उसके ऊपर होगा. 117 बताओ. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न से आप क्या समझते हो? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है? इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट. रिटर्न्स मतलब प्रोडक्शन. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मतलब एमपी का गिरना. तो पूछ रहा है एमपी कब गिरेगा? तो एमपी तब गिरता है जब एमसी बढ़ता है. ओके, ये क्वेश्चन आजकल इंपॉर्टेंट बन चुका है, सबको याद रहेगा. एमपी और एमसी उल्टा है. तो एमपी कब गिरेगा? तो एमपी तब गिरेगा जब एमसी बढ़ेगा. तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल में ले जाती हूँ जो अभी आया था लेटेस्ट में. एक लो बेटा, ये वाली टेबल देखो, क्वेश्चन नंबर 138 बताओ. एएफसी का आंसर कितना आया? 120. ठीक है. और 360/3 किया तो कितना आया? 120. 137 करो. कितना है बच्चे? मार्जिनल कॉस्ट कितना आया? 105. 138, 5 और 6. अब सी वाला ही मैं करवाना चाहती थी. इसमें पूछा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मतलब एमपी कब गिरने लगेगा. अब वैल्यू अगर टीसी की दी है तो एमपी तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? एमसी निकालेंगे. और एमसी जब बढ़ने लगेगा तब एमपी गिरने लगेगा. तो चलो हम निकालते हैं. 0 में तो अनडिफाइंड होता है एमसी. अब फर्स्ट यूनिट का एमसी कितना आया बेटा? 495 माइनस 360 करोगे कितना है? 135 आएगा. तो 615 में से 495 माइनस करो, कितना आया? 120. फिर कितना आया? 105 आया. देन बेटा 90 आया. फिर कितना आया? 105 आया. फिर कितना आया? 1035 माइनस 915 करो, 120. तो देखो बेटा, पहले एमसी फॉल हो रहा है. एमसी फॉल होने के बाद बीच में बढ़ने लगा. कौन सी 2 यूनिट्स के बीच में बढ़ने लगा? 4 और 5 के बीच में बढ़ने लगा. और एमसी का बढ़ना मतलब एमपी का गिर जाना. तो कौन से यूनिट्स के बीच में डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आ रहा है? तो दैट इज बिटवीन 4 और 5. समझ आए? वन 131 करिए बच्चों. मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों है, तो आंसर क्या बोलोगे? वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. एक बार और बता दो. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट.
127 में कौन सा करेक्ट है? Which of the following statements is correct concerning the relationship? TFC क्या होता है? TC माइनस TVC। ऐसा कौन सा वाला कर्व होता है जो यू शेप का होता है? यू शेप का नेवर यू शेप। AFC इज नेवर यू शेप। इसमें से कौन सा बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो कमा सकते थे? इंटरेस्ट दैट कुड हैव अर्न, जो हम कमा सकते थे। प्लानिंग कर्व का दूसरा नाम क्या होता है? LAC का दूसरा नाम क्या होता है? इसमें से कौन सा इम्प्लिसिट कॉस्ट है? ओके, बहुत सारे। चलो यहाँ पे समाप्त करेंगे बेटा। सो दिस वाज द चैप्टर वी कंप्लीटेड। जैसा हमने आज प्लान आउट किया, कल हम एक थ्योरेटिकल चैप्टर उठा लेते हैं, एंड दैट वुड बी व्हाट? इंटरनेशनल ट्रेड। चलो तो ऑनलाइन के बच्चों, थैंक यू सो मच, होप यू लर्नड आउट ऑफ इट। एनी डाउट, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एक बार वापस से नंबर लिख देती हूँ बेटा। आई एम रूपा त्रिवेदी एंड दिस इज माई नंबर। Any confusion, contact me directly.